प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों ने भाग एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग भाग 2 के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश फजल अली। भारत में किसे लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है और क्यों? तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है क्योंकि सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अद्भुत सूझबूझ का परिचय दिया। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 के बारदौली सत्याग्रह के समय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दी गई क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत एक विभाजनकारी नीति है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं, उन दोनों के हित अलग अलग हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते, अतः उनके लिए दो अलग अलग राष्ट्र की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है विलय से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? तो हरि सिंह। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव न करना, सभी धर्म के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी एवं सरकारी नीतियों में धर्म के आधार पर भेदभाव न करना धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी से पहले किन्हीं 3 देशी रियासतों के नाम लिखे? तो पहला है जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1953 ईस्वी में। 10वां नंबर क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 1956 में भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का युग। तो एक दलीय प्रभुत्व किसे कहते हैं? तो किसी भी देश में बहुत सारे दलों का होना परंतु बहुत सालों तक एक ही पार्टी का वर्चस्व होना एक दलीय प्रभुत्व कहलाता है। प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी प्रमुख विपक्ष पार्टी के रूप में उभरी? तो भारतीय साम्यवादी पार्टी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह क्या हैं? तो 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी और भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक था। लोकतांत्रिक चुनाव में संसार में पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कब और कहां बनी? तो 1957 ईस्वी में केरल में। भारत में 1977 के चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो मोरारजी देसाई। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। राजग का पूरा नाम बताइए? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कामराज योजना का क्या उद्देश्य था? तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपनी सरकारी सेवा छोड़कर कांग्रेस संगठन के लिए काम करें ताकि कांग्रेस को फिर से मजबूती मिल सके। भारत के 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी। तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई तकनीक थी। इसके अंतर्गत अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के लिए उन्नत बीज, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया। देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेवारी सरकार ने अपने कंधों पर ले ली। बॉम्बे प्लान क्या है?
तो 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसका उद्देश्य है सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। योजना आयोग क्या है? तो भारत के स्वतंत्र होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा, यह फैसला करने के लिए संस्था ने प्रभावशाली भूमिका निभाई। अभी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसके निर्माण के क्या उद्देश्य थे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसमें किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? तो इसकी अवधि थी 1956 से 61 और इस योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। विकास का केरल मॉडल क्या है? तो केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकेंद्रित योजना पर आधारित था, जिसमें पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर योजनाएं बनाने में लोगों का शामिल करने की बात कही गई। श्वेत क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य से हुई। चौथा चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध। तो विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? तो जब एक देश विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है, उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे? तो पहला था संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा तेज गति से आर्थिक विकास करना। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप है। भारत के विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत थे? तो पहला गुटनिरपेक्ष था, दूसरा निःशस्त्रीकरण, तीसरा वसुधैव कुटुंबकम, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी, पांचवा पंचशील, छठा साम्राज्यवाद का विरोध और सातवां अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुई थी? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। वार्नुंग सम्मेलन क्या था? वार्नुंग सम्मेलन 1955 में 18 से 24 अप्रैल के मध्य इंडोनेशिया के वार्नुंग में 5 देशों बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे वार्नुंग सम्मेलन कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है। यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्काल प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान और किसान के श्रम को दिखलाता है। पांचवा चैप्टर ग्रैंड अलियांस से क्या अभिप्राय? तो 1971 के चुनाव के समय सभी बड़े गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी द्वारा बनाया गया गठबंधन को ग्रैंड अलियांस कहा जाता था। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो प्रारंभ में इसका जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी थी। आज़ादी के समय 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता था? तो इस समय गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन, युद्धों का सामना आदि समस्याएं विद्यमान थी, इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता था। चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? तो इस चुनाव में कांग्रेस के प्राप्त मत प्रतिशत तथा सीट संख्या में कमी आई और कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हारी थी। अचानक इस परिवर्तन को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। युवा तुर्क कौन थे?
तो यह कांग्रेस के कनिष्ठ व युवा वर्ग के नेताओं का समूह था, जिन्होंने पुराने नेतृत्व को चुनौती देकर इंदिरा गांधी को चुनावी संघर्ष में विजय बनाया। ये युवा तुर्क के नाम से मशहूर हुए। गरीबी हटाओ का नारा के पीछे क्या राजनीति थी? तो गरीबी हटाओ की राजनीति, जिसे कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने 1971 के फरवरी माह में लोकसभा के 5वें आम चुनाव के लिए उत्पन्न किया था, इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की। इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलवाई। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। कांग्रेस सिंडिकेट से क्या आशय है? तो कांग्रेस सिंडिकेट से आशय कांग्रेस के पुराने व वरिष्ठ नेताओं के गुट से था, जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया। छठा चैप्टर, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था कांग्रेस अध्यक्ष DK बरुआ। किस पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक ने आपातकाल के दौरान अपनी पदवी सरकार को वापस लौटा दी? तो ये थे आपका शिवराम कारंतन। तीसरा है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 25 जून 1975 को। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई? तो 352। चारू मजुमदार कौन थे? तो चारू मजुमदार एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी विद्रोह के नेता थे। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन में लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस वाद में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मुकदमे में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा के निर्वाचन को अवैध करार दिया गया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया था। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति ने किया? तो ये क्या था? राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद। 7वां चैप्टर, चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के मौजूदा उत्तराखंड राज्य में स्त्री या पुरुष ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। स्त्री पुरुष पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को ना काटा जा सके, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1970 के दशक में पेड़ों की कटाई से पेड़ों को कटने से बचाने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत हुई तथा आंदोलन का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो चिपको आंदोलन। यह आंदोलन वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां और क्यों चलाया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने शराब माफियों के खिलाफ आंदोलन किया था, क्योंकि ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते ही शारीरिक व और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैरहाजिर रहने लगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। किस वर्ष भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ? तो 1952 के सितंबर अक्टूबर माह में आंध्र प्रदेश राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। भारतीय किसान यूनियन देश के किन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हैं? तो ये सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? क्या इस अधिनियम के दायरे में गैर सरकारी संस्थान भी आते हैं? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी संस्थान के साथ साथ सरकार से वित्त पोषित गैर सरकारी संस्थान भी आते हैं। भारतीय किसान यूनियन के बारे में आप क्या समझते हैं? तो भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक संगठन था। 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। यह संगठन विभिन्न तरीकों से समय समय पर प्रभावित करता रहता था।
दलित पैंथर्स क्या है? तो दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलित युवाओं का एक संगठन है। इसका गठन 1972 में किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था जातिवाद, छुआछूत व इन आधारों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ना और भारतीय संविधान में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रावधानों, सरकारी नीतियों और कानूनों को लागू करना था। 8वां चैप्टर, आज़ाद कश्मीर क्या है? तो 31 दिसंबर 1948 के भारत पाक युद्ध विराम के पश्चात विराम के परिणाम स्वरूप जो सेनाएं जिस क्षेत्र में थी वही क्षेत्र उनके अधिकार में रह गया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र आज़ाद कश्मीर कहलाता है। रोजा फिल्म किस पृष्ठभूमि पर बनी थी? तो भारत पाकिस्तान विवाद पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 से 8 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में क्या अंतर है? तो क्षेत्रवाद क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक, आर्थिक व विकास संबंधी मांग उठाना और पृथकतावाद किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना होना या मांग उठाना। स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? तो किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बगैर व्यक्ति विशेष, संस्था, राज्य का देश के अधिकार क्षेत्रों में विषयों और मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना। और लास्ट चैप्टर है भारतीय राजनीतिक नए बदलाव। तो पहला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो जब चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब कई दल आपसी सहयोग से सरकार बनाते हैं। दूसरे शब्दों में वैसी सरकार जो एक से अधिक दलों से बनी हो गठबंधन सरकार कहलाती है। इस प्रकार के सरकार में किसी एक दल को प्रभुत्व नहीं रहता। दूसरा है दलगत व्यवस्था की चुनौतियों को लिखे। तो दलगत व्यवस्था की चुनौतियों के रूप में हम गरीबी, विस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका एवं न्यूनतम मजदूरी को ले सकते हैं। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ बताइए। सामूहिक उत्तरदायित्व वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत संसदीय प्रणाली में संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक इकाई माना जाता है। मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय होते हैं वे इसके सदस्यों की सहमति के लिए माने जाते हैं तथा इसके लिए सभी मंत्रिमंडल के सदस्य समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। 1984 तथा 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 84 के चुनाव में 415 सीटें और 89 में 197 सीटों से जीती थी। राष्ट्रीय मोर्चों द्वारा बनाए गए सरकार को कठपुतली सरकार क्यों कहा जाता था? तो राष्ट्रीय मोर्चों द्वारा बनाए गए सरकार को कठपुतली इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चों के समर्थन से बनी थी। राष्ट्रीय मोर्चा को कठपुतली की तरह नचाने वाले दलों के नाम बताइए। तो नचाने वाले दो दल थे भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा। अनुभववाद या प्रयोगवाद का अर्थ बताइए। तो किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि जैसा उस समय उपयुक्त हो वैसा करो प्रयोगवाद कहलाता है। केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी? तो ये बनी थी 1977 में। तो बच्चों ये थे जेसीईआरटी द्वारा भाग 2 के अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 1 से 9 चैप्टर तक। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। इसके बाद हम लोग भाग 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।